Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. On the continuous study of basic accounting principles, in this part of video, I am going to discuss the next accounting concept, accounting period concept. In the process of calculation, accounting process, accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred loss during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period. इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट जैसा कि आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एवरी ईयर ये अकाउंटिंग किया जाता है. जैसे आपका एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर इनके बीच में अकाउंटिंग किया जाता है. और एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स टू से 31 मार्च द डेट एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? 31 मार्च. 31 मार्च को जब हम प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर करते हैं, तो इससे पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. और एक्चुअल पोजीशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है कि कितने अमाउंट का उसके पास एसेट है, कितने अमाउंट का उसके पास लायबिलिटीज़ है. तो इसके एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का क्या रहता है? पता रहता है. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए. दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट इंडिफिनिट लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. दीज पार्ट्स आर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड. तो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है कि जो किसी भी बिजनेस का एक इंडिफिनिट लाइफ होता है, एक लाइफ होता है, और पूरे लाइफ को हम कई पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं ईयर में. तभी तो आप मनाते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाते हैं ना. जैसे आपका एक लाइफ स्पैन है कि 60 ईयर्स आप जिंदा रहेंगे, कि 70 ईयर रहेंगे, कि 80 ईयर रहेंगे. तो आपका अब 80 ईयर्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 80 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. और पर ईयर के जब आप एक साल पूरा कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं? अपना बर्थडे मनाते हैं, करते हैं ना. तो ऐसे आप बर्थडे मनाते जाते हैं, तो हर साल मनाते हैं. वैसे ही इस बिजनेस का भी एक ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर. हर एक अकाउंटिंग ईयर समाप्त होने पर आपका क्या किया जाता है? उसका वैल्यूएशन किया जाता है. फिर नेक्स्ट ईयर आता है, फिर नेक्स्ट ईयर आता है. ऐसे करके इसका कई पार्ट में वो बिजनेस क्या होता है? डिवाइड हो जाता है. इट मे बी 1 ईयर, 6 मंथ या 3 मंथ और 1 मंथ एक्सेट्रा, बट यूजुअली 1 ईयर इज टेकन और 1 अकाउंटिंग पीरियड विच मे बी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. आपका कैलेंडर ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है. तो कैलेंडर ईयर क्या है? आपका जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर आपका कैलेंडर ईयर है. आप वो पीरियड ले सकते हैं, या 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर है, वो ले सकते हैं. ठीक है ना. दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स. और ऐसे ही हर साल आप क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपेयर करते हैं. सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ इंपॉर्टेंस. इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस. इसको फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप कंपेरेबिलिटी पढ़े हैं ना. तो कंपेरेबिलिटी क्या होती है? आप एक साल के अकाउंटिंग का दूसरे साल के अकाउंटिंग से क्या करते हैं? आप कंपेरिजन करते हैं, बैलेंस शीट का कंपेरिजन करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कंपेरिजन करते हैं. तो इस तरह से कंपेरिजन करने से पता चलता है कि हमारा पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल लॉस कितना हुआ था, इस साल कितना लॉस हुआ है, और कितना पिछले साल एसेट था, इस साल कितना एसेट है, पिछले साल लायबिलिटी कितनी थी, इस साल लायबिलिटी कितनी है. तो इस तरह से कंपेरिजन करने में क्या मिलता है? हेल्प मिलता है. इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन बिजनेस इनकम कैलकुलेटेड ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. आपको टैक्स ऑलरेडी पेड करना पड़ता है, तो उसका भी कैलकुलेशन आप जब अकाउंटिंग करेंगे तभी पता चलेगा. और अकाउंटिंग टैक्स आप किसी एक साल का ही टैक्स देते हैं, 10 साल का इकट्ठे टैक्स देते नहीं है. पर ईयर टैक्स पेड करते हैं, तो पर ईयर आपका प्रॉफिट पर ही टैक्स होता है, तो वो पेड करते हैं. इट आल्सो हेल्प्स बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा एसेस एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्रेडिटर्स क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि अगर सपोज करिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लोन के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब उसको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता. इट आल्सो हेल्प द बिजनेस फर्म्स to distribute their income
at regular intervals of individual dividends। तो इससे क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रेगुलर इंटरवल पर कितना इन्वेस्टमेंट, उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ भी पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस विच includes cost of acquisition, transportation, installation and making the asset ready to use। यहाँ पे कास्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं एक्स्ट्रा। अब सिंपल सा एग्जांपल जान लीजिए कि आपके अगर 4 व्हीलर होगा या 2 व्हीलर होगा, होता है, मान लीजिए नया परचेज किया गया आपके वहाँ 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो जब आप परचेज करते हो तो सिर्फ गाड़ी टू गाड़ी होती है, गाड़ी होती है सिर्फ। अब उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें एसेसरीज लगवाते हैं, जैसे आप म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं और उसका व्हील कवर लगवाते हैं, आप उसका सीट कवर लगवाते हैं, और भी कुछ शो पीस है उसका तो वो लगवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका कास्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अब जो भी आपने एसेसरीज लगवाया है उसको उसके एक्चुअल कास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि अगर 5 लाख का आपने कोई कार खरीदा है और उस पर 50,000 का एसेसरीज लगवाया है, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 5,50,000 हो गई, है ना। ऐसे ही आप बाइक परचेज करते हैं तो बाइक सिर्फ परचेज करते हैं, उसका आप सीट कवर लगवाते हैं, उसका आप क्या लगवाते हैं, लेग गार्ड लगवाते हैं, उसका आप डिक्की लगवाते हैं। तो ये आपका एसेसरीज लगवाते हैं, उसके कास्ट में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। सपोज करिए आपने 70,000 का बाइक खरीदा या 80,000 का बाइक खरीदा और उसमें 5,000 का एसेसरीज लगवाया, तो अब 85,000 उसका प्राइस हो गया। तो उस कास्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है ना। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हम 2 अकाउंट्स क्या होता है, 2 या मोर देन 2 अकाउंट्स क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट होता है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 एस्पेक्ट लेते हैं, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कम से कम डेबिट होगा और एक अकाउंट कम से कम क्रेडिट होगा। यानी कि 2 accounts are involved in every transaction, 2 or more than 2 accounts are involved in every transaction, in which 1 or more than 1 account is debited or 1 or more than account is credited। यानी कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को, सपोज करिए हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो हम कैश रिसीव, अगर सपोज करिए कैश रिसीव फ्रॉम राम से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो अगर 10,000 रिसीव कर रहे हैं तो कैश रिसीव कर दे तो कैश डेबिट हो जाता है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कि कैश डेबिट हुआ और राम क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। यानी कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक राम का अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल और 2 fold effect should therefore be recorded at 2 places। In other words, at least 2 accounts will be involved in the recording a transactions। इसीलिए देखिए एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, ताकि डेबिट क्रेडिट दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी included in the accounting records only when it's realized। यानी कि जब भी कोई एसेट रियलाइज किया जाए तो उसका क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस समय उसकी वैल्यू क्या है। यानी कि हर एक का रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता है कि जब भी वो एसेट रियलाइज हो तो उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न or loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during that period। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई फर्म या तो प्रॉफिट अर्न करती है या लॉस अर्न करती है किसी भी एक पीरियड में, तो उसमें क्या होता है, ढेरों सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन होता है और या ढेरों सारे रेवेन्यू का अर्न होता है। या तो रेवेन्यू अर्न करेगा तो प्रॉफिट होगा, या एक्सपेंसेस डिडक्शन करेगा तो लॉस होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में ली जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।